बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, द emphasis of limitations, the emphasis of limitations to the right to freedom of speech and expression, right to freedom of speech and expression by the state should be on reasonable grounds, should be on reasonable grounds, maintaining substantive rights, maintaining substantive rights under article 19 1A of the constitution. Explain. You have to explain this statement and you have to write the answer in 150 words. The question is of 10 marks. Okay, फाइन। हिंदी में पढ़ते हैं। राज्य द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्बंधन, दैट इज रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन। निर्बंधन का जोर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मूलभूत अधिकारों को बनाए रखते हुए, मूलभूत अधिकारों को, जो मौलिक बुनियादी अधिकार हैं, उनको बनाए रखते हुए युक्ति युक्त आधार पर होना चाहिए। व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में लिखना है आपको। तो ये प्रश्न है और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आर्टिकल 19 हम जानते हैं वो स्वतंत्रता, कई प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता है और उन स्वतंत्रता के अधिकारों में एक अधिकार क्या चीज है? आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के भी प्रावधान हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट नहीं होती, निरपेक्ष नहीं होती, उसके ऊपर युक्ति युक्त आधार पर, रीजनेबल ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल 19(1)(a) है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो लिमिटेशंस हैं, उसमें इम्फेसिस स्टेट का, उन लिमिटेशंस में स्टेट का इम्फेसिस किस पे होना चाहिए? रीजनेबल ग्राउंड पे होना चाहिए, ताकि जो आर्टिकल 19(1)(a) में सब्सटैंटिव राइट्स हैं वो मेंटेन किए जा सकें, वो जारी रखे जा सके। आपको इसी स्टेटमेंट की व्याख्या करनी है कि राज्य द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्बंधन, मतलब लिमिटेशन, उसका जो जोर है वह किस पर होना चाहिए? मूलभूत अधिकारों को बनाए रखते हुए युक्ति युक्त आधार पर होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स पर होना चाहिए। तो आपको अपने आंसर में, एक्सप्लेनेशन में एम्फेसिस इस चीज पर डालना है कि स्टेट जो लिमिटेशन लगाता है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत, तो उस लिमिटेशन का एम्फेसिस, उसका जोर किस पर होना चाहिए? रीजनेबल ग्राउंड्स पर होना चाहिए, ताकि जो सब्सटैंटिव राइट आपको उस आर्टिकल में दिए गए हैं उसको बनाए रखा जा सके, जारी रखा जा सके। इसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आपको अपनी बात को बहुत सारगर्भित तरीके से, कंसाइज तरीके से कहना है। चलिए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम इसमें क्या लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में कई अप्रोच हो सकता है। पहला अप्रोच ये हो सकता है कि आप फ्रीडम टू, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप इसको डिफाइन कर दें। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप इस टर्म को डिफाइन कर दें। क्योंकि इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन का मेन थीम है, हम उसको ही उजागर करते हैं, उसको ही हम हाईलाइट करते हैं। और क्वेश्चन का अगर आप मेन थीम देखें तो वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे है। ठीक है, अगर आप और स्पेसिफिक होकर प्रश्न को समझने का प्रयास करें तो वो रीजनेबल ग्राउंड्स और सब्सटैंटिव राइट्स की बात कर रहा है। तो हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, रीजनेबल ग्राउंड्स या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात कर सकते हैं, या फिर हम करंट अफेयर्स से राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच से रिलेटेड जो न्यूज रहे हैं, महत्वपूर्ण समाचार रहे हैं, उसको भी हम लेकर इंट्रोडक्शन में अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक क्या है कि हम इसको डिफाइन कर दें, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, दूसरी चीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल restrictions to freedoms given under, provided under article 19 of the constitution। और तीसरी चीज कि जो करंट न्यूज में है, करंट न्यूज
अच्छा, कैसे कर सकते हैं? हाउ वुड बी डिफाइन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं? सो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, express your thoughts, express your beliefs without any fear of any suppression, of any retaliation of what you have spoken or what you have expressed. But that is also subject to some reasonable restrictions. So thus you can define the right to freedom of speech and expression, that it is a right to express one's opinion, thought and belief without any fear of suppression or retaliation, subject to reasonable restrictions. So this you can complete in 20 to 25 words. एक तो ये बात हो गई. अच्छा, अगर हम समझने के दृष्टिकोण से बात करें कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या केवल बोलने की आजादी देता है? क्या एक्सप्रेशन में केवल वर्बल एक्सप्रेशन की आजादी मिलती है? क्या रिटन या डिजिटल फॉर्मेट पे लिखने या बोलने की आजादी नहीं मिलती? वो भी उसमें शामिल है ना? तो इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं. ठीक है ना? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि इट इन्वॉल्व्स राइट टू साइलेंस ऑल्सो. राइट टू साइलेंस, न बोलने की आजादी. वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में न बोलने की स्वतंत्रता शामिल है. और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है. विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ठीक है, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें आती हैं. उसी तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको राइट टू इंफॉर्मेशन भी आता है. सूचना का अधिकार आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक भाग है, हिस्सा है. बिना सूचना उपलब्ध हुए व्यक्ति किसी चीज पर ना तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकता है, ना तो एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन फॉर्म कर सकता है. तो उसको एक्सप्रेस करने की बात तो सेकेंडरी हुई. इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड दैट द सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. अच्छा, तीसरी चीज ये है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट इज नॉट ओनली गिवन टू द इंडिविजुअल्स बट टू द प्रेस ऑल्सो. भारत में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर संविधान में कोई अलग से संवैधानिक प्रावधान या अनुच्छेद नहीं है. तो मीडिया की भी जो स्वतंत्रता है बोलने की, वाक अभिव्यक्ति की, और मीडिया हम जानते हैं कि लोकतंत्र में कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है. तो freedom of press is also a part of right to free speech and expression, freedom of press, and that was underlined by the Supreme Court in the famous landmark case Romesh Thapar versus State of Madras. Romesh Thapar versus State of Madras, the landmark case versus State of Madras. Now also see that freedom of speech and expression it also means the freedom to criticize the government, right to dissent. Okay, so right to dissent by airing your views, by expressing your opinions that are critical of the government, that is also an essential part of the right to free speech and expression. और सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस चीज को स्टैब्लिश किया था, जिसमें कि आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिडेट कर दिया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. किस केस में किया था? श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन it gives the right to dissent also, right to dissent, and this thing was laid down in Shreya Singhal versus Union of India, the landmark judgment in which section 66A of IT Act was struck down. Section 66A of IT Act was struck down by the Supreme Court. So to just give you an understanding of what does the freedom of speech and expression means, so we can start with introduction in a brief definition of right to free speech and expression, which is guaranteed under article 19(1)(a) of constitution. We know that under article 19 originally seven type of freedoms were enlisted.
guaranteed. But after the omission of right to property, now 6 freedoms are left, in which the first freedom is right to free speech and expression. Okay, so we can start with this. The second thing is approaches that we can introduce with reasonable restrictions, which is mentioned in, which is provided in Article 19(2) of the Constitution, of the Indian Constitution. So that is Article 19 Clause 2 of the Constitution. Okay. See, it is interesting to note, ये चीज जानना बड़ा एक अहम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली रीजनेबल वर्ड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में नहीं था. सो इट वाज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1950. ठीक है. सो दिस टर्म रीजनेबल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द आर्टिकल 19 क्लॉज 2 बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1950. Okay, so you have to note this down. The word reasonable as well as the word public order in the Article 19 Clause 2. It was inserted through first Constitution Amendment Act 1950. Okay, so Article 19(2) it defines reasonable restrictions. It says that Article 19(2) के पीछे का आइडिया क्या है कि कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है. So every freedom must be subject to some reasonable restrictions, some restrictions which are reasonable. So it says that the freedom of speech and expression that is mentioned in Article 19(1)(a), okay, so that is subject to the sovereignty and integrity of India. There are conditions listed down: sovereignty and integrity of India, security of the state, okay, friendly relations with foreign countries, and public order, decency, morality, and in relation to contempt of court, defamation, or incitement to an offense. So these are the reasonable restrictions. These are the restrictions which are inserted, which are placed in Article 19 Clause 2 of the Constitution, and you can have an introduction with reasonable restrictions also. And the third thing is you can refer to some important current affairs news which relate to this issue of limitations on right to free speech and expression. For example, there was a very recent case of a petition in Madras High Court for banning online movie reviews, online film reviews. वो एक पिटीशन आपको मद्रास हाई कोर्ट में गया था जहां पर मांग की गई थी कि फिल्मों के ऑनलाइन रिव्यू के ऊपर बैन लगाई जाए, तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया मद्रास हाई कोर्ट ने. उसी तरीके से गुजरात में एक याचिका दायर की गई थी विपक्षी दल के एक कवि जो बाद में राज्यसभा सांसद बन गए, उनके ऊपर उन्होंने एक कविता पोस्ट की थी ऑनलाइन, तो उसके ऊपर फिर एक मुकदमा दायर किया गया था और गुजरात हाई कोर्ट ने उसमें फिर बेल देने से मना किया. फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया और फिर उनको सुरक्षा प्रदान की गई. ठीक है, तो एक वो मामला हो गया. उसी तरीके से एक प्रसिद्ध कॉमेडियन ने एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पर कोई टिप्पणी कर दी कॉमेडी शो में और फिर उसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा किया गया. सो यू कैन ऑल्सो हाईलाइट दिस. एंड ऑल्सो अ फेमस यूट्यूबर who was alleged of making some obscene statement, so that also created a controversy, and several petitions were filed in various parts of the country which ultimately went to the Supreme Court. Okay, so you can also make references to these news, to these important news which brings the attention on the issue of limitations and the need of a balance between individual rights, individual liberty, and having this communal harmony and the collective interest in mind. Okay, so these are the three approaches of introduction you can take. Now see, we come to the main part of the question, which says that the emphasis of limitations, it should be on reasonable grounds maintaining substantive rights, and you have to explain it. Okay, now see, we will make a subheading. पहले बनानी है और सबहेडिंग बना के उसके बाद अपने बात को पॉइंट के रूप में आपको लिखना है. सो द सबहेडिंग वुड बी एम्फेसिस ऑफ लिमिटेशंस, एम्फेसिस ऑफ limitations on reasonable grounds, on reasonable grounds maintaining substantive rights, on reasonable grounds maintaining substantive rights, maintaining substantive rights.
सब्सटैंटिव राइट्स। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट इज प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एम्फेसिस ऑफ लिमिटेशन टू द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो लिमिटेशन जो है वो कौन लगाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर लिमिटेशन स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसका उद्देश्य, उसका जो दृष्टिकोण है वो किसकी ओर होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए, जिससे कि सब्सटैंटिव राइट जो आर्टिकल 19(1)(a) में दिए गए हैं वो मेंटेन किए जा सके। तो आपको इसी चीज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहली बात ये कहेंगे कि आर्टिकल 19 में रीजनेबल वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज डन इन 1951। ओके, सो द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। और बात यह है उसमें कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस or reasonable grounds for restrictions are provided in the constitution, reasonable grounds for restrictions। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है, आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिया गया है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ठीक है। इसमें कौन कौन से ग्राउंड्स आपको बताए गए हैं, फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन आई वुड टेल कौन कौन से इसमें आपको ग्राउंड बताए गए हैं। सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, sovereignty and security of the state and integrity of the state, sovereignty and integrity of India. The second is security of the state, security of state. The third is friendly relations with foreign states, friendly relations with foreign states. Then it is followed by public order, decency and morality, public order, डिसेंसी एंड मोरालिटी, ठीक है। एंड ऑल्सो इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ओके, डिफेमेशन, incitement to an offense. So these are the grounds which are mentioned in the Article 19 clause 2 which qualify as reasonable grounds for limitations to be put on the right to freedom of speech and expression. तो ये सभी जो है reasonable grounds के रूप में mention किए गए हैं. The point is that the word reasonable and the word public order, these two were introduced by the first Constitution Amendment Act. इसको आपको ध्यान में रखना है. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था in 1951. Fine. Now it is clear that state has got the power to impose reasonable restrictions on multiple grounds. लेकिन उन reasonable ये जो limitations हैं उसका फोकस किस पे होना चाहिए, एम्फेसिस किस पे होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए, so that the grounds must be reasonable. Now as this provision was made by the Article 19 clause 2 and Supreme Court has also affirmed this, that no right is absolute, no right is uncontrolled. In A.K. Gopalan versus State of Madras also सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो अनियंत्रित है और पूर्णतः स्वतंत्र है. कुछ ना कुछ सीमाएं होनी चाहिए, युक्तियुक्त या यथोचित सीमाएं होनी चाहिए अधिकारों के ऊपर, अन्यथा उनका दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा. तो संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम का उद्देश्य भी यही था कि जो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनका मिसयूज न हो. तो पहली बात तो ये हो गई कि रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शंस तो है दिए हुए संविधान में, और सुप्रीम कोर्ट ने किसमें, ए.के. गोपालन में कहा है, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, कि नो राइट्स आर एब्सोल्यूट. दूसरी चीज है कि देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर हेट स्पीच, देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस. सुप्रीम कोर्ट ने यह बात आपको केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कही है कि लिमिटेशंस तो होने चाहिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे. हेट स्पीच की तो छूट नहीं दी जा सकती, समाज में घृणा फैलाने के लिए तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर छूट नहीं दिया जा सकता. सो देयर मस्ट बी लिमिटेशंस
है ना। तो पहला तो पॉइंट हम इसमें ये बात लिख देंगे, आपको ये सभी रीजनेबल ग्राउंड्स आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक दो लिख के इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। मेन पॉइंट आपको ये लिखना है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इट प्रोवाइड्स फॉर लिमिटेशंस बट द एम्फेसिस इज ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए दूसरी चीज क्या कह रहा है नाउ। अब लिमिटेशंस की तो बात हो गई, तो इन लिमिटेशंस को स्टेट क्या आर्बिट्ररली इंपोज कर सकता है, क्या मनमाने तरीके से इंपोज कर सकता है? तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बहुत फेमस जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में यह बात कहा था कि द स्टेट पावर ऑफ इंपोजिंग restrictions or limitations should not be arbitrary, so there is no arbitrary state power. Okay, so there is no arbitrary state power, there should be no arbitrary state power of imposing restrictions, no arbitrary state power of imposing restrictions. ये बात किसमें कही सुप्रीम कोर्ट ने? सी वाइल यू आर राइटिंग पॉलिटी आंसर्स यू आल्सो मस्ट कोट द केस लॉज, द इंपॉर्टेंट केस लॉज, द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आपको ये जरूर मेंशन करना है अपने आंसर में, ठीक है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में। ये आपको प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस मस्ट बी सीन in accordance of strict constitutional scrutiny, must be seen in accordance to strict constitutional scrutiny, strict constitutional scrutiny। कहने का अर्थ ये है कि लिमिटेशंस लगाने का पावर तो स्टेट के पास है, लेकिन क्या वो आर्बिट्ररी पावर है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्लियर कि कोई ऐसा आर्बिट्ररी स्टेट पावर नहीं है। और अगर प्रेस के ऊपर, यहां पर केवल इंडिविजुअल्स को ही राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन नहीं है, प्रेस को भी है। देयर इज नो एक्सप्लिसिट मेंशन, कोई साफ साफ अलग कोई अनुच्छेद नहीं है प्रेस की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन वो आर्टिकल 19(1) में ही इम्प्लिसिट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि भाई जो प्रेस के ऊपर अगर सरकार लिमिटेशंस लगाती है, सो दैट मस्ट मीट स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी, बहुत मजबूत संवैधानिक आधार होना चाहिए, तभी प्रेस की अभिव्यक्ति के ऊपर कोई भी बाधा सरकार लगा सकती है, कोई भी नियंत्रण लगा सकती है। अन्यथा क्या होगा? प्रेस से ही लोगों को सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, और लोकतंत्र में सूचना और जानकारी लोगों का एक मौलिक अधिकार है। अगर लोग इंफॉर्मेशन से वंचित हो गए तो फिर वो डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसीलिए प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दैट शुड मीट स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी, ये बात आ गई, ठीक है। तो जो लिमिटेशन का फोकस है वो किस पे है? रीजनेबल ग्राउंड पे है, ताकि जो सब्सटैंटिव राइट है वो मेंटेन रहे। और सब्सटैंटिव राइट क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो ऑफ द प्रेस, ठीक है। तीसरी बात कि ये जो सब्सटैंटिव राइट है, सब्सटैंटिव राइट कहने का मतलब हुआ द बेसिक राइट, द सब्सटेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द कोर ऑफ द राइट्स, that is freedom of speech and expression without which any other right cannot be exercised, जिसके बिना किसी अन्य अधिकार को एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो सब्सटैंटिव राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, it also includes the right to criticize the government, so no limitation by the state can be put। सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाया जा सकता कि नागरिकों को सरकार की आलोचना से रोका जा सके। हाँ, उसमें भी रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, पर वो भी आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। ओके, सो द सिटीजंस हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का हक है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कह दी, और ये कहते हुए आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक करार दे दिया। ओके, तो जो सरकार के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लिमिटेशंस लगाने के पावर हैं,
उसका इम्फेसिस हमेशा किस पर होना चाहिए? रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए, ताकि जो सब्सटैंटिव राइट्स हैं स्पीच और एक्सप्रेशन के, वो लोगों के लिए, नागरिकों के लिए सुनिश्चित किए जा सकें। ठीक है, तो आपको प्रश्न के हर बिंदु को अपने आंसर के पॉइंट से जोड़ते जाना है। सो सब्सटैंटिव राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके, includes the right to criticize the government, the right to criticize the government, right to criticize the government। और ये बात कहां पर आई आपको? श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ श्रेया सिंगल केस में। और श्रेया सिंगल केस में क्या हुआ? जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट वाज स्ट्रक डाउन, ये स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इस सब्सटैंटिव राइट को मेंटेन किया जा सके और रीजनेबल ग्राउंड्स के लिए स्कोप छोड़ा जा सके। ठीक है, अच्छा, इससे भी महत्वपूर्ण बात देखिए ये है, द फंडामेंटल राइट्स विच आर इन द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट्स आर नॉट सो मच डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर। जो अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार, अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार एवं अन्य स्वतंत्रताओं के अधिकार, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, तो ये सभी डिस्कनेक्टेड राइट्स नहीं है, दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। सो द सब्सटैंटिव राइट्स दैट आर अ सेट ऑफ बेसिक राइट्स which are to which all citizens are entitled to, or the basic rights to which individuals or human beings are entitled to. So this set of substantive rights, right to equality, right to freedom, right to life, they are interdependent upon each other. तो अगर आप एक को डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरी राइट्स भी डिस्टर्ब होंगी। तो जब भी सरकार लिमिटेशंस लगाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, तो उसको यह भी ध्यान रखना होगा कि वो रीजनेबल ग्राउंड्स यानी रीजनेबिलिटी के क्राइटेरिया को मेंटेन करके चले। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट कही थी, मेनका गांधी केस में कही थी कि द फंडामेंटल राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट, पर्टिकुलरली द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड दीज फंडामेंटल राइट्स आर सब्सटैंटिव इन नेचर। Interdependence of fundamental rights, particularly Article 14, Article 19, Article 21, which was also called as the Golden Triangle of Fundamental Rights, जिसको क्या कहा गया था? Golden Triangle of Fundamental Rights by Justice Y.B. Chandrachud. So Golden Triangle of Fundamental Rights, Golden Triangle of Fundamental Rights। तो बात ये है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में कही थी। ओके, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अगर आर्टिकल 19 के ऊपर गवर्नमेंट कोई लिमिटेशन लगाती है, सो द कोर्ट हैड सेड दैट द गवर्नमेंट इफ इट इज पुटिंग एनी लिमिटेशन ऑन आर्टिकल 19, देन सच लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन मस्ट ऑल्सो मीट द क्राइटेरिया ऑफ रीजनेबलनेस और रीजनेबिलिटी and fairness under article 14 and under article 21। तो कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आर्टिकल 19 के कंटेक्स्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, तो उसे आर्टिकल 14 और 21 के अंतर्गत भी जो टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी एंड फेयरनेस है उसको मीट करना पड़ेगा, अन्यथा वो रीजनेबल ग्राउंड नहीं माना जाएगा। इसीलिए अब ये जो बातें हैं वो किस चीज की ओर इशारा करती हैं कि सरकार के द्वारा लिमिटेशंस का फोकस किधर होना चाहिए? रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए, ताकि जो राइट्स का सब्सटेंस है, द कोर ऑफ द राइट्स, द सब्सटैंटिव राइट्स कैन बी इंश्योर्ड टू द सिटीजन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी बात को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि भाई ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सो इट इज एसेंशियल, व्हाई इट इज अ सब्सटैंटिव राइट? इट इज एसेंशियल फॉर एनी सिविलाइज सोसाइटी। कोई भी सभ्य समाज वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बिना काम तो नहीं कर सकता। सो इट इज एसेंशियल, इट इज इंटीग्रल टू अ सिविलाइज सोसाइटी एंड इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव राइट। ये एक पॉजिटिव राइट है। क्यों? क्योंकि यह लिबर्टी के राइट को आगे बढ़ाता है। सो इट स्ट्रेंथेन्स लिबर्टी।
दैट इज व्हाई इट इज अ पॉजिटिव राइट। तो इस अगर हम दृष्टिकोण से देखें, सो इफ एनी लिमिटेशन इज पुट अपॉन इट, so it should not be excessively restrictive, it should not be excessively restrictive. So we can write down that freedom of speech and expression, freedom of speech and expression, expression ये क्या है? It is core of fundamental rights, it is core of fundamental rights, without this no other right can be exercised. Okay, so it is core of fundamental rights and at the same time integral to a civilized society, integral to democracy as well as a civilized society, as well as a civilized society, civilized society. So given its substantive character, इसके substantive character को ध्यान में रखते हुए any limitation must be reasonable, we should not take away the substantive character of the rights. ठीक है, तो इस तरीके से अपनी बात को हमें रखना है. Now the question comes that how the reasonableness of restrictions can be ensured, कि जो restrictions हैं वो reasonable हैं, इस चीज को कैसे ensure किया जा सकता है. तो उसके लिए क्या हुआ कि कोर्ट ने प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट दिया है, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द restrictions, and that was laid down in the Anuradha Bhasin versus Union of India 2019. So test of proportionality, test of proportionality, test of proportionality, it says that whether the restrictions or limitations are proportional or not, this must be tested. The restrictions, they must be proportionate, they should not be disproportionate. The restrictions imposed under article 19(2) they must be proportionate. ठीक है. दूसरी चीज है कि टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, the limitations put by the government, the emphasis should be on reasonable ground. So what should be the test of reasonableness? Reasonableness की क्या, उसका हम जांच कैसे करेंगे? Okay, so it depends upon the nature of the right that is violated, nature of the rights which is violated, the type of evil which is attempted to be remedied, evil which is attempted to be remedied, है ना. अच्छा, उसके बाद क्या है? disproportionate imposition, disproportionate imposition, disproportionate imposition. So there are various factors upon which we can test the reasonability of the limitations. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सरकार को लिमिटेशंस लगाने का अधिकार दिया गया है, बट दैट इज ऑल्सो ऑन द रीजनेबल ग्राउंड्स. Such grounds are mentioned in the constitution itself, also elaborated by the Supreme Court from time to time. Supreme Court ने भी समय समय पर उन restrictions के विषय में अपनी clarification दी है और इस चीज को स्थापित किया है कि भाई ये core right है और इसमें आप reasonable grounds पे ही proportionate restriction के साथ ही आप इसको रोक सकते हैं, नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकते हैं. तो हम इसमें फिर क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए कि इफ वी हैव टू कंक्लूड दिस आंसर, हाउ वी कैन कंक्लूड? वी कैन राइट दैट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन guaranteed in the constitution must also be substantive as well as procedural. substantive भी होना चाहिए और procedural भी होना चाहिए. क्वेश्चन में बात कर रहा है कि भाई उसके सब्सटैंटिव राइट को मेंटेन करते हुए चलना है, लिमिटेशन ऐसा होना चाहिए. तो हम उससे भी आगे बढ़कर बात करेंगे कि सब्सटैंटिव भी हो और साथ ही साथ प्रोसीजरल भी हो. ओके, सो वी कैन राइट इन द कंक्लूजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन must be protected both as a procedural and substantive right, both as a procedural as well as substantive rights.
एज ए सब्सटेंटिव राइट। हम कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हैं कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड पब्लिक ऑर्डर एंड हार्मनी इन सोसाइटी, है ना। एंड फॉर दिस पर्पस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मस्ट बी मेंटेन्ड बोथ एज ए प्रोसीजरल एंड ए सब्सटेंटिव राइट। तो इस तरीके से आप अपने कंक्लूजन को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए